चलिए तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जिसमें हम देखेंगे नंबर लाइन को और भी नए तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज के टॉपिक को समझने के लिए पहले हम एक बहुत बड़ी नंबर लाइन बनाएंगे और इस पे आज हम लेंगे नंबर्स को दूर दूर। यहां माइनस के नंबर छोड़ देते हैं, यहां हमने माना है 0 है, यहां अब हम मान लेते हैं 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है। इतने में समझते हैं, फिर हम इनको पास लाएंगे। तो 0 से लेके हमने 1 तक गए और फिर हमने जो लास्ट टाइम सीखा था कि 1 तक 1 सेंटीमीटर की लाइन और खींच देनी है। अब आपने जितना भी 1 माना है उतना ही 1 यहां पर ड्रॉ करना है, ये अपन को पता है। ऐसा करते ही जो लाइन ड्रॉ करेंगे, ज्वाइन करेंगे अब हम, ये होगी √2 की, ये लाइन √2 की होगी, ये हमें सबको पता है। अब हम यहां से एक नई चीज को सीखने जा रहे हैं, उसको समझेंगे ध्यान से कि √2 के बाद √3 अगर हमें चाहिए तो पहले तो √2 इस वाली नंबर लाइन पे कहां है, जो मेन नंबर लाइन है उस पे कहां है। तो हम इसके लिए एक आर्क ड्रॉ कर सकते हैं, यहां से एक ऐसा आर्क ड्रॉ होगा और ये आ गई, यहां पर होगा √2। तो यहां पर एक छोटी सी वर्टिकल लाइन बनाएंगे और इसको बोलेंगे √2। बिल्कुल सही जवाब है ये समझ में आना चाहिए। जैसे ये पॉइंट 1 को इंडिकेट कर रहा है, ये पॉइंट नंबर लाइन पे √2 को इंडिकेट कर रहा है। तो एक बहुत ही बारीक लाइन। हाँ, कंपास की लेंथ, कंपास की लेंथ थोड़ी ना लेनी है, कंपास से तो बस अपन को एंगल नापना है 90 का, उसके बाद उस पर 1 सेंटीमीटर लेना है। तो अब देखो आगे इसमें ही अपन देख, हाँ ये 1 सेंटीमीटर लेके फिर ज्वाइन करके फिर आर्क काटना है। ये देखो यही मैं अभी अगले लाइन में बता रहा हूं। तो हमने दो बातें समझ ली। पहली 1 यूनिट, बेसिकली अपन जितना भी मान रहे हैं 1 सेंटीमीटर, जैसे अपन 1 सेंटीमीटर इसको मान रहे हैं तो यही 1 रिपीट होना चाहिए, जो भी स्टैंडर्ड 1 लेके चल रहे हैं। तो अभी अपन ने जो भी माना है, जैसे मैं बोलता हूँ कि 5 सेंटीमीटर को 1 कहा है हमने यहाँ, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम नहीं 5 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, चेंज कर सकते हैं। डबल लेना जरूरी नहीं है, वो तो जस्ट एक कन्वीनियंट था कि थोड़ा डबल लेने से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और बड़ा दिखाने, जैसे आज मैं दिखा रहा हूँ ये बहुत दूर दूर है। तो दूर दूर कैसे होगा, जब हम और दूर मानेंगे नंबर। तो 0 से लेके 1 तक की दूरी आज 5 है, तो ये भी 1 जो मानना है ना अपन के, ये 1 है तो ये भी 1 होना चाहिए, पहली बात। क्योंकि रूल क्या है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर। तो आपके परपेंडिकुलर और बेस जो भी है वो 1 ही होने चाहिए, फिर 1 यूनिट। इसलिए अभी अमन ने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया था, 1 यूनिट। आपका 1 यूनिट 5 सेंटीमीटर का हो सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऐसे केस में h स्क्वायर आ रहा है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो h स्क्वायर आएगा 2, 1 और 1। तो यहां जो हाइपोटेनस है वो हो जाएगी √2। तो हमारी इस बार जो हाइपोटेनस आई है, जब हमने ट्राइंगल का बेस और परपेंडिकुलर दोनों 1 रखे, तो हाइपोटेनस √2 है। अच्छा, लॉजिकल लेवल पे और बात कर ले, मैंने 1 को 5 सेंटीमीटर कहा है, मेरी 1 यूनिट 5 सेंटीमीटर की है। तो ये जो √2 यूनिट आई है, ये √2 यूनिट आई है, ना कि सेंटीमीटर। यानी अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कोई बोले कि ये सेंटीमीटर में कितनी है, तो ये कितनी है 5√2 सेंटीमीटर, 5√2 सेंटीमीटर। लेकिन अपन को अभी इसको क्या मानना है, √2 यूनिट, क्योंकि हमें पता है कि यहां पर सब कुछ 5 गुना कर दिया गया है, तो हमने इसमें से 5 छीन लिया, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, √2 यूनिट। तो हमारा सारा काम अभी क्या में चल रहा है, यूनिट में बेसिकली, ठीक है ना। तो ये यहां पर √2 आ गया। अब यही ये बात पकड़नी है अपन को कि ये 0 वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक, ये ऊपर जो पॉइंट आया है, ये पॉइंट तक की दूरी भी √2 है, ये लाइन तिरछी वाली, और ये दूरी भी √2 है, 0 से लेके यहां ये पॉइंट, ये भी √2 है। अब मुझे √3 चाहिए। तो √3 के लिए एक तरीका हमने देखा है कि √2 के साथ 1, √2 को मानो बेस। ये हम फिर से सॉल्व कर लेते हैं। एक और ट्राइंगल बनाओ जिसकी हाइपोटेनस हमें नहीं पता, लेकिन उसका परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस कितना है √2। तो 1 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर ये तो पता है। तो ऐसे में क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, तो टोटल आ गया 3। तो उस ट्राइंगल की हाइपोटेनस कितनी होगी, उस ट्राइंगल की हाइपोटेनस होगी √3। तो हम क्या करते हैं, हम इसको √2, ये जो √2 आ गया था, इसको बेस मान के इस पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं 1 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल पे होना चाहिए। तो ये 1 सेंटीमीटर नहीं, 1 यूनिट बेसिकली। ये √2 यूनिट, ये फिर से 1 यूनिट, क्योंकि √2 यूनिट से 1 यूनिट मिलना चाहिए, तो √3 यूनिट पैदा होगा, वही तो चाहिए। सेंटीमीटर का माना है तो बेसिकली, हाँ
तो अब हमने √2 के ऊपर यहाँ पे 90 डिग्री पहले बनाया। हाँ √2 5 √2 ये 5 क्योंकि 5 को 1 कह रहे हैं, तो हमने ये 1 यूनिट लिया है। √2 यूनिट था तो इस पे 1 यूनिट ले लो, ठीक है। तो 1 यूनिट 5 की है हर बार, वो तो हमेशा फिक्स है इस बार 1, फिर ये भी 5 है, ये भी 5 है, 1 से लेके 2 तक और 2 से लेके 3 तक ये सब 5 5 है। नहीं अभी नहीं करना, वो √5 फाइंड करने के लिए था। अभी हम सिंपल √2 √3 सब एक एक करके फाइंड कर रहे हैं। हाँ उसमें 5 आएगा क्योंकि वो कॉम्बिनेशन से आएगा ना, ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि √2 को बेस मानते हुए अगर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये जो ट्राइंगल बना है इसकी हाइपोटेनस है √3, ये भी हम जानते हैं। लेकिन ये वाली बात यहां से तो हमने सीख ली है, स्पाइरल बना देता है। अच्छा इससे √3 को प्लॉट करेंगे तो कहां मिलेगा वो हम थोड़ी देर में देखते हैं, लेकिन रफ डायग्राम बना देते हैं, डॉटेड यहां कहीं मिलेगा, ठीक है, ये भी हम मान लेते हैं। लेकिन अब सुनो काम की बात, रूल क्या कहता है कि √2 हो बेस और 1 हो परपेंडिकुलर। तो क्या जरूरी है कि √2 यही वाला और तिरछा वाला? हमारे पास एक √2 ये भी तो था, यानी अगर मैं इसी को बेस मान के इस वाले √2 को और यहां 1 सेंटीमीटर डालूं तो वो मुझे इजी भी पड़ेगा और ज्यादा टेंशन समझ में नहीं आएगी और एक नया क्रिएटिव तरीका निकल के आएगा। मेन चीज इजी भी पड़ेगा और क्रिएटिव भी है। देखो कैसे, ये भी √2 था तो हमने इस पे 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर डाला, ये लगभग बराबर ही आएगा इसके बराबर, ये 1 है तो ये भी 1 है, तो ये 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया। अब अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट से 0 से इस लाइन को ज्वाइन कर दूं तो जो लेंथ आएगी वो कितनी होगी? ये थोड़ी गलत हो गई है, इसको थोड़ा सा सही करेंगे। सो अगर हम इसको यहां से उस पॉइंट पे ज्वाइन कर दें तो ये कितना होगा? ये होगा √3। समझो इसको, ये था √2, ये था 1, तो ये जो लेंथ आई है ये भी √3 है। और मजे की बात, अगर इसको यहां से यहां कंपास रखो, यहां रखो पेंसिल और ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे गिरेगी जिस पे पिछला वाला गिर रहा था, क्योंकि दोनों √3 है। तो एक नया तरीका समझ में आया। तो हमें क्या पता चला, चलो अभी एक पार्ट को पकड़ लें, यही √3 है क्योंकि दोनों तरीके से आया, ये √3 है और उसके बाद 2 आता है, 2 से छोटा होता है √3। तो अब हमें √3, अब हमने √4 के लिए क्या किया था, √3 पे यहां 1 सेंटीमीटर डाला था 90 डिग्री पे, √3 पे यहां 90 डिग्री लेते हुए 1 सेंटीमीटर, ये थोड़ा और सही कर देते हैं, ऐसा कुछ डायग्राम आएगा और 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची हमने, और 1 सेंटीमीटर नहीं 1 यूनिट यानी 5 सेंटीमीटर। वो अपन को लॉजिक से समझना है, अपन समझ जाते हैं, कल भी समझाता। तो ये 1 यूनिट है, ये √3 यूनिट है, तो ये √4 दे देगा, यहां कहीं √4 आएगा। लेकिन अपन एक नया तरीका लगाएंगे, हम इस √3 पे, क्योंकि ये लाइन भी √3 है, O पॉइंट से या 0 पॉइंट से लेके यहां तक की दूरी भी √3 है, और √3 पे फिर से 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच दो ऐसे में, √3 के ऊपर 1 सेंटीमीटर की ऐसी लाइन खींच दो फिर से, क्योंकि ट्राइंगल यहां बनाओ चाहे यहां बनाओ, अब ज्वाइन करोगे तो ये कितनी होगी, √4 होगी ये वाली लाइन। और √4 को जब ड्रॉप करोगे तो ये कहां गिरनी है, एग्जैक्टली 2 पे ही गिरनी है, तो 2 आ गया। अब 2 के साथ 1 ले लो, तो वही तो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, अभी हमने 1 के साथ 2 लिया था तो √5 आया था ऐसा। अब हम 2 के साथ 1 लेंगे, ये 2 है और यहां पे 1 ले लो, ये दोनों समझ में आए, ये पॉइंट है 0, ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2। अब अगर मैं 1 वाले पॉइंट पे 2 यूनिट की लाइन खींचूं और 2 वाले पॉइंट पे 1 यूनिट की लाइन खींचूं तो दोनों बार जो हाइपोटेनस है वो इस फॉर्मूले से निकाल के देखना, आंसर आएगा √5। तो ये भी √5 है और ये भी √5 है। अब अगर मैं इसका आर्क यहां गिराऊं और इसका भी आर्क यहां गिराऊं तो दोनों सेम जगह पे आके गिरेंगे। इवन मजे की बात देखो, मैंने डायग्राम काफी प्यारा बनाया होगा शायद, क्योंकि ये जो आर्क है ये जब गिरेगा तो गिरते गिरते किस पॉइंट से गुजरेगा, इस पॉइंट से जरूर गुजरेगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये भी √5 है, ये भी √5 है और ये भी
√5 है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सर्कल के डायग्राम में होता है, ऐसे सेंटर से यहां भी जाओगे तो भी √5 है, यहां जाओगे तो भी √5 है, यहां जाओगे तो भी √5 है, और यहां जाओगे तो भी √5 है। ये समझ में आया? तो अगर ऐसा डायग्राम बना के देखते हो √5 बनाने के लिए, √5 का कॉम्बिनेशन क्या है? 1 and 2। अगर आपके पास एक ट्राइंगल है जिसमें बेस 1 हो और परपेंडिकुलर 2 हो, तो हाइपोटेनस हमेशा √5 होती है। तो ये इंटरचेंज भी हो सकता है, आपका बेस 2 हो सकता है और परपेंडिकुलर 1 हो सकती है, तब भी आपका आंसर √5 आएगा। तो अब मुझे लगता है ये इतना कुछ हमने जो किया है इसको देख के समझ में आ गया होगा कि हम अपने ही कॉपी में बिना किसी बुक के होमवर्क दिए कितना कुछ होमवर्क खुद से कर सकते हो और अपनी ही नॉलेज को चेक कर सकते हैं, और कितनी सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। जैसे ये हम कंस्ट्रक्शन चैप्टर में सीखने वाले हैं, जो हम यहीं से सीख के आ चुके हैं, और वो भी किसी, हाँ एक सेकंड ऋषि को बोल देते हैं। ऋषि क्या बोल रहा है? ऋषि, हाँ हाँ, चैप्टर बेटा फर्स्ट चल रहा है ये। हाँ, एक्सरसाइज अभी कोई सी मत सोच, है ना। फर्स्ट चैप्टर की कुछ किसी ना किसी एक्सरसाइज में ये भी टास्क है, लेकिन कि किसी नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करो। तो अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग चल तो रहे हैं, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। क्या चीज? नम तो हाँ, तो मैंने क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, वो मैं समझ गया बेटा, लेकिन वो किसके लिए है? वो एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। हालांकि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन उसमें एक बात समझ में आ रही है, ध्यान से सुनना। हमें √2 की वैल्यू निकाली थी, वो आई थी 1.414, ये ध्यान से सुना है ना, और उसके आगे भी चलती है। तो जब तुम वो जूम कर करके जब सॉल्व करते हो, जूम करने वाला मेथड काफी इजी है, बहुत आसान है, सिखाऊं क्या अभी? सीख लो, काफी आसान है, वही कितना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। सुनो, देखो एक एक करके यहाँ पे सीख जाओगे अभी के अभी। तो ये तो काफी बेसिक मेथड है, लेकिन इसका एक नुकसान है, वो नुकसान भी अभी तुम ही खुद ही समझ जाओगे। देखो क्या, ये वैल्यू है 1.414, तो हमें ये तो पता चल गया कि 1 और 2 के बीच में होता है √2, 1 और 2 के बीच में, यहाँ कहीं 0 मान लो, और पीछे भी नंबर लाइन तो चलती रहती है, ये 1 है ये 2 है। अब हम बताया 1.414 आंसर है, और उसके आगे चलेगा 4142 होता है आगे, और चलता रहता है। तो पहले तो हम 1.4 पे जाएंगे, तो हमने स्केल से 1 और 2 के 10 टुकड़े किए, ये कर लिए 1 2 3 4 ऐसे 10 टुकड़े कर लिए, मान लो, है ना। ये 1.4 है और ये 1.5 है, ऐसे मान लो 1.4 और ये है 1.5। तो ये तो पक्की बात है ना कि ये वाला आंसर 1.4 और 1.5 के बीच में है। तो तुमने क्या किया, ये 1.4 को यहां और 1.5 को यहां ले आए और जूम कर दिया, यानी 1.4 ये रहा, समझ गए ना, जस्ट दिखाने के लिए, और 1.5 ये आ गया। तो ये रहा 1.4, ये रहा 1.5, ठीक है। अब इनके बीच में 10 टुकड़े करो, तो ये 10 हो गए मान लो। तो ये कौन है? 1.41 है। ये कौन है? 1.42। ये कौन है? 1.43। अच्छा, हमारा जो आंसर है वो क्या है? 1.414, यानी कहां पाया जाएगा? 1.41 और 1.42 के बीच में। तो इसको जूम कर दो, इसको ले आओ यहां और इसको ले जाओ यहां, तो ये आ गया। ये पॉइंट कौन सा है? 1.41 है, और ये कौन सा है? 1.42। अब इसके 10 टुकड़े करो, तो ये क्या आएंगे? ये आएगा 1.411, ये आएगा 1.412, 1.413, 1.414, 1.415, जूम होता ही जाएगा। अब 4142 था, 414 के बाद 2 था, तो 414 और 415 के बीच में आएगा, 414 और 415। तो इसको जूम कर दो, 414 और 415 को, तो ऐसे ऐसे मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है अब कि इसके आगे क्या आता है, ये तो हमने भी अभी सॉल्व करके चेक नहीं किया, तो हम एग्जैक्टली √2 कहां है वो थोड़ी बता पाएंगे। लेकिन ये जो मेथड है
इस पे हम एग्जैक्टली इस पॉइंट पे, ये रहा रूट टू, एग्जैक्ट यही है। अगर इसको वापस से बनाए तो नंबर लाइन पे ये रहा रूट टू, ऐसा बोल सकते हैं एग्जैक्ट, इसके अलावा कहीं नहीं है, क्योंकि ये 0 था, ये 1 था, और हमने रूट टू ऐसे प्लॉट किया था, ऐसे गिरा है ना, तो ये रूट टू ऐसे होगी। हाँ हाँ, पाई की पहले बेटा एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए पड़ेगी, वो 22/7 नहीं होती, समझ रहे हो? तो वो हाँ, पाई को प्लॉट करने के लिए क्या करो, गूगल पे उसकी वैल्यू देखो, वो मिलेगी तुम्हें 3.141529 ऐसे मिलेगी। फिर उसको ये जूम मेथड से ही दिखा सकते हो, क्योंकि पाई के लिए कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, एक ऐसा कोई ट्राइंगल जिसकी ये और ये मान लो तो ये जो हाइपोटेनस है वो पाई आ जाए, ऐसा कोई ट्राइंगल नहीं है दुनिया में, समझ गए ना? दो नंबर का कॉम्बिनेशन बना के रिजल्ट पाई आए, जैसे √3 आता है, √2 आता है, पाई नहीं आता है किसी के लिए। तो इसलिए ऐसे पॉसिबल नहीं है, जो हम ये कर्व बना के आर्क बना के करते हैं उससे पाई नहीं दिखाया जा सकता। पाई के लिए ये जूमिंग मेथड आई है। तो अब समझो जूमिंग मेथड किसके लिए? जिनका रूट वाला वैल्यू नहीं होता, जिनका कौन सा वैल्यू होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, समझ गए ना? जिनका रूट वैल्यू नहीं है। पाई वैसे किसी चैप्टर में नहीं है पाई को ड्रॉ करना नंबर लाइन पे, पाई को सीधा यूज करना है, और वो भी कैसे यूज करना है? पाई को 22/7 मान के। तो अपने को तो पाई के लेके ज्यादा नॉलेज लेनी नहीं है, बहुत ज्यादा पाई के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक्स्ट्रा खुद से ही काम करना पड़ेगा, कोई किताब उठा के लाओ जो सिर्फ पाई के लिए लिखी गई हो। हैरान हो जाओगे ये जान के कि सिर्फ पाई को लेके किताब लिखी जा सकती है और लिखी गई है। तुम मैथ की किताब में थोड़ा बहुत 1-2 बार पाई देख ले तो हैरान हो जाते हो, नहीं होना चाहिए। तो पाई को लेके अब किताब भी मत पढ़ो, आज की दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, यूट्यूब पे काफी वीडियोस हैं जो तुम्हें पाई के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन ये अब वो वीडियो तुम्हें समझ में भी आएंगे। अभी तक अगर देखते तो शायद समझ में नहीं आते, क्योंकि तुम रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में गैप ही नहीं बताता। वो पहली लाइन में तुम्हें वीडियो के अंदर ऐसा बना देते कि तुम आगे देखते ही नहीं, क्योंकि वो बोल देते नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिपीटिंग। तो जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वो वीडियो भी समझ में नहीं आएगा। तो अब कोई सा भी वीडियो उठा के देखो, काफी हद तक तुम्हें उसमें जो बताया जा रहा है वो समझ में आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल बुक के साथ रेडी रहना। हाँ, चैनल पे ये जो मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर है वो चाहिए, या मेरा जो दूसरा चैनल है वो देखना है? रिकॉर्डिंग वाले मैं भी शाम को ग्रुप पे है ना, व्हाट्सएप ग्रुप पे एक अपना उस पर भेज दूंगा, तो उससे पहले देखो सागर ऐड कर देगा उसमें, ठीक है? तो वो तो मैं वैसे भी भेजने वाला हूँ, क्योंकि समझ रहे हो मेरे को खुद ही तुम्हें ही देने हैं वो सारे वीडियोस, है ना? तो वो चैनल के वीडियोस पहले वो वीडियो अपलोड हो जाए, 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं अभी तक शायद, ठीक है? तो जैसे ही वो कंप्लीट होता है मैं सेंड कर दूंगा वीडियोस, ठीक है? ठीक है। हाँ मन, हाँ ठीक है ऋषिकर। ट्राइंगुलर नंबर, ट्राइंगुलर नंबर थोड़ी ना होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही होते हैं वो ट्राइंगुलर नंबर जो कहीं पढ़ लिया होगा ना तुमने, वो बेसिकली ट्रिपलेट ही है जो मैंने उस दिन सिखाए थे। वो याद है ना रूल? 2m m² -1 m² +1, इससे बनते हैं सारे नंबर। तो ये ट्राइंगुलर नंबर शायद कहीं बोल दिया होगा किसी ने, ये बेसिकली पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है? और इनका मतलब क्या होता है? ऐसे 3 नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करें, ठीक है? जैसे बेसिकली अगर अपन रूट के लिए पढ़ रहे हैं पूरा, 3 4 5 एक ट्रिपलेट है, 3 4 5, क्योंकि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर जोड़ोगे तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है? ऐसी और भी नंबर्स हैं, 5 12 13, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, ऐसे बहुत नंबर्स हैं। तो वो कैसे बना सकते हो? इससे 2m m² -1 m² +1, जिसमें m क्या है? एक सिंगल नंबर जो तुम पिक करोगे, जैसे कि m पिक कर लिया तुमने 5, तो पहला नंबर क्या आएगा? 2 × 5 10, दूसरा क्या आएगा? 5 का स्क्वायर -1 24, 5 का स्क्वायर -1, और तीसरा आएगा 26। हाँ m सेम है, वही तो m का कोडिंग है। तो 10 24 26, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 100 आ गया 676, ठीक है? तो ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फॉर्मूले से आई है। अच्छा, और हद बताऊं मैं इसकी? हद मचा दें अपन, अगर तुम्हें आती ही हो फिर, क्योंकि तुमने फॉर्मूला तो सीख रखा है। चाहे जब कुछ चीज सीखो तो उसके इतने डेप्थ से सीख जाओ कि उसको बनाना ही सीख लो, मतलब कैसे बनती है। ये नहीं कि उसको तुमने बस किसी ने बना के दे दी, तुमने उसको समझ लिया, तुमने उसको बनाया हो, ऐसे समझो। देखो
तो ये जो मैंने 3 नंबर लिखे हैं, इसमें ध्यान से देखो अब क्या हो रहा है। ये जो 2m है वो परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, ये भाई साहब बेस का काम कर रहे हैं, और या फिर इसको बोल दो ये बेस है ये परपेंडिकुलर, जो कि फर्क नहीं पड़ता। ये भाई साहब हाइपोटेनस का काम कर रहे हैं। तो अगर मैं ऐसा कहूं कि m स्क्वायर प्लस 1 का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर किस किस के बराबर होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो हमें मानना पड़ेगा कि हम वो जो कोड बनाया है वो सही है। चेक करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। a कौन है? m स्क्वायर, और b कौन है? 1। लगाओ फॉर्मूला जो सीखा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? पहले होगा a का स्क्वायर, अब a खुद m स्क्वायर है और उसका स्क्वायर m की पावर 4, ठीक है? a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू दिस भूल गए क्या बेटा? 2ab, 2 इंटू m स्क्वायर इंटू 1, तो प्लस 2m स्क्वायर, और प्लस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1। ये खत्म। तो मतलब ये आना है आंसर। अब राइट हैंड पे आएगा कि नहीं ये चेक करना है। तो 2m का होल स्क्वायर 4m स्क्वायर, अब इस पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर कितना आएगा? m की पावर 4, फिर माइनस 2ab, तो माइनस 2m स्क्वायर, क्योंकि है तो सेम, और प्लस 1। अब क्या करना है? 4m स्क्वायर में से 2m स्क्वायर माइनस हो सकता है, क्या बचेगा? 2m स्क्वायर बचेगा। तो पहले m की पावर 4 लिखो, बड़ी पावर, फिर 2m स्क्वायर बचा, तो प्लस 2m स्क्वायर और प्लस 1 आ गया सेम। यानी अगर ये हाइपोटेनस है तो बिल्कुल ये परपेंडिकुलर है और ये हमेशा बेस है। तो मजा ये है कि अब हमने ये किसमें सीखा? m पे सीख लिया। यानी अब m तुम अपनी मर्जी से जो चाहे रखते रहो, आंसर हमेशा ट्रू होके ही रहेंगे। तो जो कोड ट्रू हो गया, कोड ही ट्रू हो गया, तो कोड से निकलने वाले नंबर होने ही होने हैं, समझे? तो ये सब रिकॉर्डेड है, अपन यूट्यूब पे देख लेना वीडियो में। अगर कोई भी चीज मिस हो जाए तो स्क्रीनशॉट की टेंशन से भी तुम लोग फ्री हो गए हो, ठीक है? जो भी तुम सीख रहे हो वो दोबारा रिपीट करने के लिए मिलते रहेगा, बट मेन चीज है कि तुम उसको खुद अपने हाथ से करो। ये ड्राइंग मैंने बनाई, मैं तो रफ बना लेता हूँ आज की डेट में। तुम लोग पहले फेयर बनाना सीखो, एक टाइम आएगा रफ बनाना शुरू कर दोगे। हाथ कैसे आर्क घुमाओगे, सीधा आर्क घूमेगा और वही गिरेगा जहां गिरना है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले वो जादू हुआ था, √5 और √5 रिपीट होना है, वो आर्क रिपीट होके आएगा ऐसे, समझ गए ना? ये 0 ले लो, ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, 1 पे 2 की लाइन खींचो, 2 पे 1 की लाइन खींचो, बस ये आखिरी है। और इसको जब घुमाओगे तो यहीं से होके गिरेगा वो। तो ये सब होगा तुम्हारे साथ, ठीक है? तो आज ये सब रिपीट करो, प्रैक्टिस करो जो सीखा है। कल अपन इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस सॉल्व कर देंगे पूरी, क्योंकि ऑलमोस्ट तो वैसे ही सीख गए हो तुम। कुछ चीजें एक दो क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल थे, जिनको लिख के ही सीख सकते थे, बस वो बताऊंगा, और कल 1 घंटे में पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो कल मिलते हैं, ठीक है? अभी नहीं आया, वो बाद में आ पाएगा शायद। चलो कर सकते हो प्लीज।